हेलो माय डियर फ्यूचर चार्टर्स, माय नेम इज सीए अक्षय मंत्री। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, दैट इज इको ज्ञान बाय एके। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स का मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 6। ऑलरेडी मैंने 5 एमटीबी के वीडियोस अपलोड कर रखे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप वो भी जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, है ना। बट इस वीडियो के बारे में डिस्कस करते हैं इस एमटीबी के बारे में। देखो, इंपॉर्टेंट है बड़ा ही एमटीबी, क्योंकि इसके अंदर टोटल माइक्रो इकोनॉमिक्स में ज्यादा फोकस दिया गया है ना। चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 के ऊपर टोटल 69 क्वेश्चंस पूछे गए, 6 to 10 के ऊपर 31 क्वेश्चंस पूछे गए, रिपीट क्वेश्चंस 24 है एंड 6 क्वेश्चंस आईसीआई ने बिल्कुल भी गलत क्वेश्चन या गलत आंसर्स यहाँ पे दिए हैं, है ना। कौन से है क्या है अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे जब अपन थरो ये पूरा एमटीबी का वीडियो देख लेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एमटीबी को विद क्वेश्चन नंबर 1, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 को बिलोंग कर रहा है कि उन्होंने यहाँ पे पूछा है कि ऐसा कौन सा एस्पेक्ट है टैक्सेशन का जो अपनी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करता है ना। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, जिसको जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताए और वैल्यू जजमेंट दे, उसको अपन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं। सो द फेयरनेस ऑफ द टैक्सेशन, है ना, मतलब टैक्स जो है वो फेयर होना चाहिए ना, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। जिसकी इनकम ज्यादा उसको टैक्स ज्यादा, क्योंकि उसने कंट्रीब्यूट ज्यादा करना चाहिए। ऐसा फेयरनेस ऑफ द टैक्सेशन जो है वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट बनता है ना। देन क्वेश्चन नंबर 2, when the prices of substitutes of commodity x falls। देखो, अगर कोई प्रोडक्ट है जिसका नाम है x, उसका कोई सब्सटीट्यूट है, उसकी प्राइसेस अगर फॉल हो गई तो x की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, ये सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, इसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम होने वाली है ना। ये पॉइंट है, क्योंकि जब उसके सब्सटीट्यूट की प्राइसेस कम हो गई तो लोग क्या करेंगे, उसके सब्सटीट्यूट को ही खरीदेंगे, इसको खरीदने वाले क्या नहीं। सर कहां बोला है, चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 2.5 के ऊपर अगर आप आते हो तो वहां पे आपको ये सेंटेंस दिखाई देगा। देखो, when there is a inverse relationship between the demand for the goods and the prices of its complements, and if the sorry complement पे आ गए, यहाँ substitutes पे आ गए। देखो यहाँ पे बोला है a fall in the price of the products of leads to the fall in the quantity demanded of its substitute, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री का सवाल था, अभी सब्सिट्यूट की बात कर रहे हैं कि सब्सिट्यूट के केस में क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है कि अगर समझो उसका प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाएगा तो उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, फॉल होने वाली है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल भी सही बनता है। थर्ड क्वेश्चन अगेन चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 1 से पूछ लिया गया, गिव द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी डिमांडेड रिमेन्स अनचेंज, है ना, एंड इट्स प्राइस चेंजेस, मतलब प्राइस चेंज हो रहा है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, अनचेंज है। तो आपको बताना है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट। पेज नंबर 2.30 के ऊपर अगर आप आते हो तो वहां पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा, है ना। क्या बोला है कि आपका कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, बिल्कुल भी क्या है वो आपको यहाँ पे देखना है। देखो, if there is no change at all in the quantity demanded when the price changes, मतलब क्वांटिटी चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, लेकिन प्राइस चेंज हो रहा है क्या, यस बिल्कुल भी हो रहा है। तो यहाँ पे आपका इलास्टिसिटी कितना होता है, दैट इज इक्वल टू जीरो, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल भी क्या है, सही है ना। देखो, हर एक क्वेश्चन को अपन मॉड्यूल के पेज नंबर के साथ रेफरेंस के साथ देखने वाले हैं, तो पूरे वीडियो के साथ बने रहो। हर एक क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस करेंगे, मॉड्यूल के पेज नंबर के साथ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सर कंज्यूमर, देखो ऑलरेडी ये क्वेश्चन है ना एमटीपी 5 क्वेश्चन नंबर 46 में हो चुका है। क्या बोलता है कि अगर समझो कोई भी पॉइंट आपके पर्सनल बजट लाइन के बिलो आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि आप पूरा खर्चा नहीं कर रहे हो। ये सिंपल है, पेज नंबर 2.69 के ऊपर इसका डायग्राम है, आप देख के वहां पे एक्सप्लेन समझ सकते हो, है ना। मैं तुमको ना फटाफट लेके आता हूँ वहां पे, क्योंकि ऑलरेडी ये क्वेश्चन अपन ने वहां पे डिस्कस कर रखा है एमटीबी नंबर 5 के अंदर, आप वहां से भी देख सकते हो। एनी कॉम्बिनेशन लाइंग विद इन द लाइन शोज देयर इज अ अंडर स्पेंडिंग बाय द कंज्यूमर, मतलब आपने खर्चा नहीं किया है पूरा, ये बताता है। ओके नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन जो दैट इज सेम एमटीबी नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 63 था कि अगर समझो इनकम इलास्टिसिटी किसी प्रोडक्ट का जो है वो ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब वो प्रोडक्ट क्या है। पेज नंबर 2.40 के ऊपर आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि वो जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, आपका लग्जरी गुड्स होता है, जहां पे आपका इनकम इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 होने वाला है। फटाफट अपने को ऐसे ही क्या करना है, देखो मॉड्यूल के रेफरेंस के साथ क्वेश्चंस पढ़ना है, कम से कम टाइम में पढ़ने, क्योंकि एग्जाम्स जो है वो बहुत ज्यादा पास में आ चुके हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट फॉर अ फॉल इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज गिवन बाय। अभी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या बोल रहा है, मतलब भाई एक अगर प्रोडक्ट सस्ता हो गया तो आप क्या कर रहे हो, वो प्रोडक्ट छोड़ के दूसरा कोई प्रोडक्ट ज्यादा कंज्यूम कर पा रहे हो। क्यों, क्योंकि सर आपको पहले प्रोडक्ट के लिए पैसे कम देने पड़ रहे हैं, तो दूसरे प्रोडक्ट को आप ज्यादा पैसे दे सकते हो क्या, यस। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से होता क्या है, जब एक प्रोडक्ट की प्राइसेस कम हो जाएगी तो आपका पैसा बच गया, जब पैसा बचेगा जो दूसरा प्रोडक्ट है उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अभी इससे क्या होता है, इससे आपका जो एक्स एक्सिस वाला जो डिमांड है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो इससे क्या होता है, देयर इज अ डाउन मूवमेंट इन अ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, ये चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 के अंदर बताया वाला है ना। ऐसा कर्व जो आपके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को कनेक्ट करता है, जिससे आपको मिलने वाला यूटिलिटी बिल्कुल भी क्या होता है, सेम होता है, राइट। पेज नंबर 2.60 के ऊपर आपको इसका आंसर मिल जाएगा।
राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इंपॉर्टेंटली ध्यान दो, कुछ तो भी नया इन्होंने यहाँ पे पूछ लिया है। राइट, चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 1 का सवाल है ना, बट जिसका आंसर आईसीआई ने यहाँ पे गलत दिया है। क्यों गलत दिया है, क्या गलत दिया है, अपन अभी डिस्कस कर रहे हैं, फोकस करो, ध्यान दो। देखो सर, इफ द MRT SLK इक्वल टू 2 देन MPK डिवाइडेड बाय MPL इज व्हाट, है ना, ऐसा सवाल है। सर अभी ये MRT SLK और MPK MPL क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है ना। तो इसका फुल फॉर्म पहले समझ के लो। देखो MRT SLK दैट इज मार्जिनल rate of technical substitution of labor and capital। मतलब यहां पे इन्होंने क्या बोला है कि एक लेबर के बदले में आप कैपिटल कितना सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, है ना, इसका एक रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, एक के बदले में दूसरा, ये है दैट इज MRT SLK 2। ओके, अभी पॉइंट ये है कि सर ये आपको मॉड्यूल में दिया तो है चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 1 में, लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन वहां पे आया था क्या, नहीं आया, यहाँ पे इन्होंने पूछ लिया। राइट, तो इंपॉर्टेंटली ध्यान दो क्या बोल रहा हूं मैं। अच्छा सर, अनदर पॉइंट, ये जो मेरा पीडीएफ आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा, है ना। हर एक एमटीबी का ऐसा ही पेज नंबर रेफरेंस का पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है। टेलीग्राम चैनल का लिंक सब्सक्रिप्शन में, मतलब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाके आप बिल्कुल भी वहां पे ज्वाइन करो, क्योंकि कई सारे नोट्स, मेरे सारे चैप्टर के नोट्स वहां मिल जाएंगे, कई सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस अपन वहां पे करते हैं, एंड हर एक चीज आपको वहां पे इजीली मिल जाएगा, है ना। यस, तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। देखो MRT SLK इक्वल्स टू 2 दिया है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ MPK एंड MPL, दैट इज अगेन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, MPK दैट इज योर MPK मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल को यहाँ पे K यूज किया गया है ना। व्हाट इज MPL, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, दैट इज MPL, है ना। अभी ये तुमको दे दिया, राइट, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। अभी लेबर एंड कैपिटल बोला है, इसका मतलब क्या हो गया, MPL डिवाइडेड बाय MPK। क्या बोल रहा हूं मैं, लेबर एंड कैपिटल दिया, इसका मतलब क्या है, MPL डिवाइडेड बाय MPK। अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपने पास थोड़ी जगह कम है, तो अभी मैं क्या करता हूं, तुम लोगों ने अगर इसको लिख लिया है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाके कहीं से सॉल्व कर सकते हैं। देख तो यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। देखो अभी क्या बोल रहा हूं मैं, that is MRT SLK is equals to what, MPL divided by MPK, that is labor divided by capital, है ना। marginal rate of technical substitution of labor and capital बोला, इसके लिए labor divided by capital करना पड़ रहा है, ठीक है। so 2 is equals to what, 2 is equals to MPL divided by MPK। ओके, बट क्वेश्चन में अपने को पूछा क्या है, MPK डिवाइडेड बाय MPL क्या है बताओ, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, देखो MPK को इक्वल्स टू के उधर लेके जाऊंगा तो डिवीजन का क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन, और MPL जो ऊपर था उसको कहाँ लेके आ रहे हैं, डिनोमिनेटर में लेके आ रहे हैं ना। तो क्या हो जाएगा ये, अभी 2 आपका मल्टीप्लीकेशन का उधर चला गया तो क्या हो गया 1/2। सो MPK डिवाइडेड बाय MPL इज 1/2 एक्चुअली, ये आपका निकलता है यहाँ से आंसर, है ना। बट आईसीआई ने यहाँ पे इसका ऑप्शन ही नहीं दिया, और आईसीआई ने यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन दिया, दैट इज योर सी। बट यहाँ पे ए और सी बिल्कुल भी क्या है, सेम है, दैट इज 1, 2 और 2 दोनों भी है। एक्चुअली सी ऑप्शन चाहिए था, दैट इज 1/2, तो आपका यहाँ पे बिल्कुल भी क्या होता था, सही आंसर बनता था, राइट। और ये सारा जो है आपके पास नोट करके रखो, वरना मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहां पे आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आगे बढ़ते हैं। देखो द MC कर्व रीचेस इट्स मिनिमम पॉइंट बिफोर AVC कर्व एंड द AC कर्व। मतलब क्या बोल रहा है कि मार्जिनल कर्व अपने मिनिमम पॉइंट को पहले जो है वो चला जाता है, किसके, AVC और AC कर्व के जाने के, है ना। और एडिशनली MC कर्व क्या करता है, AVC कर्व को और AC कर्व को उनके मिनिमम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है क्या, अभी भी ये सही है या नहीं, ये समझने के लिए कहां कर जाना पड़ेगा, चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 2 पेज नंबर 3.44 के ऊपर जाना पड़ेगा। पेज नंबर 3.44 पे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे जो बात बोल रहा है वो सही है क्या, है ना। यस, आ जाओ, देखो इस डायग्राम को देख के बात करते हैं। देखो इन्होंने क्या बोला, MC कर्व जो है अपने मिनिमम पॉइंट को जाता है बिफोर AVC और ATC जाने के। देखो अभी MPC अपने मिनिमम पॉइंट को आ रहा है क्या, यस, पहले फॉल हुआ, अपने मिनिमम पॉइंट को आ गया, यहाँ पे उसका मिनिमम पॉइंट है क्या, यस बिल्कुल भी है, ओके, है ना। सॉरी MC कर्व ये थोड़ी है, तो AVC है ना, ये है आपका MC कर्व। देखो MC कर्व का मिनिमम पॉइंट यहाँ पे है क्या, यस, ये MC कर्व का मिनिमम पॉइंट। अच्छा AVC कर्व का कहाँ पे, AVC कर्व का यहाँ पे और ATC कर्व का यहाँ पे, मतलब MC कर्व इन दोनों के पहले मिनिमम हो रहा है क्या, यस बिल्कुल भी हो रहा है। अच्छा उसके बाद में जब ये बढ़ रहा है तो क्या ये धीरे धीरे AVC कर्व के और ATC कर्व के मिनिमम को भी इंटरसेक्ट कर रहा है क्या, यस बिल्कुल भी कर रहा है। तो यहाँ पे आपका दोनों भी आंसर बिल्कुल भी सही है क्या, यस ऑलवेज ऑलवेज ये दोनों भी क्या होते हैं, आपके सही होते है। ऐसा आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को क्या करना है,
टिक करने का है। पेज नंबर 3.44 पे इसका आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। आई होप आप लोगों को मैं चीजें जो बता रहा हूँ वो समझ में आ रही है, और अगर आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, ये इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलो, है ना, क्योंकि तुम्हारे जो कमेंट्स हैं यार मुझे मोटिवेशन देते हैं ऐसे और वीडियोस, ऐसे सारे एक्सप्लेनेशन तुम लोगों के बनाने के लिए, है ना। और तुम अगर ऐसी वीडियोस चाहते हो तो यार बिल्कुल बिल्कुल कमेंट करो, ठीक है। चलो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलो, क्योंकि इसके आने वाले अगले वीडियोस के बारे में तुमको पता होना जरूरी है ना। नेक्स्ट अगेन एट द शटडाउन पॉइंट, चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 1 का सवाल है, पेज नंबर अगेन जो MTB4 क्वेश्चन नंबर 92 था वहां पे भी सेम सवाल है, तो आंसर इसका बनता है ऑल ऑफ दिस। सर एक्सप्लेनेशन डबल नहीं दे रहा हूं क्योंकि उस वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है, तो आप जाके वहां पे भी चेक कर सकते हो, राइट। यस, नेक्स्ट देखो अगेन रिपीट क्वेश्चन, MTB नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 37 पूछ लिया कि अगर समझो कोई मोनोपोलिस्ट लॉसेस इनकर कर रहा है शॉर्ट रन के अंदर, तो लॉन्ग रन में क्या करेगा, तो वो कुछ भी कर सकता है, या तो बिजनेस छोड़ के चला जाएगा, वो तो बिजनेस में रहेगा, या तो ब्रेक इवन करता रहेगा। एनी ऑफ द अबव इज पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 10 का डी आंसर यहाँ पे बिल्कुल भी सही है ना। क्वेश्चन नंबर 11, इन अ मोनोपोलिस्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के अंदर होता क्या है, देखो फीचर्स है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मतलब मेनी सेलर्स एंड सेलिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन वहां पे होता है। कहां बोला है सर, पेज नंबर 4.52 के ऊपर आप आते हो तो वहां पे आपको ये पॉइंट देखने को मिल जाएगा। फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, है ना, बहुत सारे सेलर्स है और सब लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स वहां पे बेच रहे हैं, है ना। सो ऑप्शन नंबर डी दैट इज मेनी फर्म्स सेलिंग अ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है ना। नेक्स्ट, इन बोथ द चैम्बरलिन एंड किंग्ट डिमांड कर्व मॉडल ओलिगोपोलिस्ट, देखो अगेन पेज नंबर 4.59 के ऊपर आना है, चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 3 का सवाल है ना। दैट इज अगेन द ओलिगोपोलिस्ट के बारे में, है ना, कि ओलिगोपोलिस्ट फर्म क्या करती है। देखो सबसे पहला बोला है कि ओलिगोपोलिस्ट फर्म जो है वो इग्नोर करेंगे इंटरडिपेंडेंस एंड दे टेक डिसीजंस इंडिपेंडेंटली। दूसरी पॉइंट है दे डू नॉट कोल्यूड, वो एक दूसरे के साथ मिलेंगे नहीं, और प्राइस कंट्रोल जो है वो अपना अपना सबके हाथ में होने वाला है ना। यस, सो ये पॉइंट यहाँ पे अपने को समझना है। ये ऑप्शन यहाँ पे दिए क्या, देखो दे रिकॉग्नाइज देयर इंटरडिपेंडेंस, दे डू नॉट कोल्यूड, दे टेंड टू कीप द प्राइसेस कांस्टेंट, तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे बिल्कुल भी क्या है आपका सही है, चैम्बरलिन और किंग्ट डिमांड कर्व मॉडल के अंदर, राइट। नेक्स्ट, हु गेव द थ्योरी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किसने बताया है, चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 3 पेज नंबर 4.48 के ऊपर अगर आप आते हो तो वहां पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि जो आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वाला पॉइंट है मोनोपोली के अंदर वो बताया गया है बाय द प्रोफेसर पिगू, इनके तरफ से इन्होंने 3 डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अपने को बताई है। ऑप्शन नंबर बी आपका है बिल्कुल भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, if a good has a price elasticity of demand greater than 1 it is concerned with, अगर समझो कोई प्रोडक्ट है जिसका प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब वो क्या है, वो प्राइस इलास्टिक है ना। अभी पेज नंबर 2.30 के ऊपर अपन जाके आ चुके हैं ऑलरेडी, है ना। चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 1 का सवाल है, पेज नंबर 2.30 के ऊपर देखो। ओके, क्या बोल रहा है, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 व्हेन डिमांड इज सेड टू बी इलास्टिक, है ना। डिमांड कब इलास्टिक होता है, जब आपका ग्रेटर देन 1 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है, तो प्राइस इलास्टिक है ऐसा अपन यहाँ पे इसको बोल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स, अभी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या मेजर करता है, इसको समझने के लिए फिर से चलते हैं चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 1 के अंदर, पेज नंबर 2.38 के ऊपर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। देखो आई होप आप लोगों को चीज समझ में आ रही है ना, बड़ा मजा आ रहा है ना। देखो क्या बोला है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन is degree of responsiveness of quantity demanded to a change in income of consumers, है ना, कितना आपका डिमांड बदला आपकी इनकम बदलने से, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना। यस, कहां बोला है, देखो द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन इनकम, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इन्फ्लुएंस सप्लाई, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिससे आपका सप्लाई इन्फ्लुएंस नहीं होता, मतलब सिंपल पॉइंट है, व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, आपको ये पूछा है, और कौन सा नहीं है ये आपको बताना है ना। चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 3 अगेन चलते हैं, है ना, 2.75 पेज नंबर के ऊपर आपको इसका आंसर मिलने वाला है, डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। देखो प्राइसेस ऑफ द गुड्स, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना। नेक्स्ट आपके जो भी स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी है, गवर्नमेंट का पॉलिसी है, नेचर ऑफ कंपटीशन है, एक्सपेक्टेशंस है, नंबर ऑफ सेलर्स है, ये सारे क्या है डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई बन जाते हैं। तो अपने को पूछा है कौन सा नहीं है, देखो प्रोडक्शन कॉस्ट है क्या, यस है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है क्या, यस है, प्राइसेस ऑफ इनपुट्स है क्या, यस है, कंज्यूमर का प्रेफरेंस क्या ये सप्लाई को डिपेंड करता है क्या, नहीं, ये सप्लाई को इन्फ्लुएंस नहीं करता है। सो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल भी सही है, दिस डज नॉट इन्फ्लुएंस द सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इन अ मार्केट इकोनॉमी रिसोर्स एलोकेशन इज प्राइमरीली डिटरमाइंड बाय, है ना, मार्केट इकोनॉमी के अंदर रिसोर्स एलोकेशन कौन डिसाइड करता है। देखो चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 2 का सवाल है, पेज नंबर 1.19 के ऊपर अगर आप आते हो तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि रिसोर्स एलोकेशन होता
कैसे, है ना। सो द प्रोड्यूसर्स हैव टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रिफर्ड बाय द कंज्यूमर्स, और उसके अकॉर्डिंगली अपन क्या करेंगे, लिमिटेड रिसोर्सेज आर अलोकेटेड, है ना। सो कंज्यूमर्स डिसाइड हाउ द इकोनॉमीज लिमिटेड रिसोर्सेज आर अलोकेटेड, अपने रिसोर्सेज कैसे अलोकेट होंगे ये कौन डिसाइड करता है, आपका कंज्यूमर डिसाइड करता है। सो कंज्यूमर्स डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट प्लेस विल डिसाइड कि आपका जो रिसोर्स अलोकेशन है वो कैसे होने वाला है। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 18, ड्यूरिंग अ रिसेशन इकोनॉमी क्या एक्सपीरियंस करता है। देखो रिसेशन है, इसका मतलब क्या है, डाउनफॉल है। चैप्टर नंबर 5 का सवाल है, बिजनेस साइकिल से आ रहा है, पेज नंबर 5.5 के ऊपर अगर आप आते हो तो वहां पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा, है ना। देखो देर इज अ फॉल इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, अगर रिसेशन चल रहा है तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल भी कम होने लगेंगे, आपकी जो नेशनल इनकम है, जो ग्रोथ रेट है वो बिल्कुल भी क्या होने लगेगा, डिक्लाइन होने लगेगा, है ना। सो इन केस ऑफ रिसेशन देर इज अ डिक्लाइन इन एम्प्लॉयमेंट एंड योर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सभी चीजें क्या हो रही है, बिल्कुल भी डिक्लाइन हो रही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका बिल्कुल भी सही बनता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते, देखो क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स इज टिपिकली यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक्स टू मैनेज द फिस्कल बिजनेस साइकिल। अभी ऐसा कौन सा मेजर है जो सेंट्रल बैंक यूज करता है। सेंट्रल बैंक क्या करता है सर, सेंट्रल बैंक आपका मॉनेटरी पॉलिसीज को यूज करता है। कहां बोला है सर, चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 3 पेज नंबर 8.45 के ऊपर आपको ये जवाब दिया हुआ है। चलो आते हैं, देखते क्या बोलता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूजेस मॉनेटरी पॉलिसी टू मैनेज द इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस एंड इससे वो क्या करते हैं, प्राइस स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करते हैं, इससे वो इन्फ्लेशन को लो और स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। सो मॉनेटरी पॉलिसी आपका यहाँ पे आंसर बन गया, है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैगिंग इंडिकेटर, सर ऐसा कौन सा है लैगिंग इंडिकेटर, चैप्टर नंबर 5, है ना। अगेन सवाल पेज नंबर 5.7 पे आते हो तो लैगिंग इंडिकेटर मतलब सर ऐसे कौन से इंडिकेटर जो पहले क्या हो चुका है उसके बारे में अभी अपने को बता रहे भाई। सो लैगिंग indicators are unemployment, corporate profits, labor cost per unit, interest rates, consumer price index, commercial leading activity। सर लीडिंग इंडिकेटर क्या होता है, लीडिंग इंडिकेटर मतलब जो आगे क्या होने वाला है ये अभी से बता रहे हैं आपको, है ना। ये कौन से, सो ऑर्डर्स फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट, बिल्डिंग परमिट्स फॉर प्राइवेट हाउसेस, मनी ग्रोथ रेट, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स, स्लोअर डिलीवरीज, ये सारे आपके लीडिंग इंडिकेटर है ना। सो आपको पूछा है कि कौन सा आपका लैगिंग है ना। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स ये लैगिंग है क्या, नहीं है। क्या स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस लैगिंग है क्या, नहीं है। क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट लैगिंग है क्या, यस ये बिल्कुल भी लैगिंग है ना। क्या न्यू हाउसिंग स्टार्ट क्या लैगिंग है क्या, नहीं है। सो ये सब क्या, ये तीनों भी आपके लीडिंग इंडिकेटर्स है ना। पेज नंबर 5.7 पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा इसके पहले है ना 20 क्वेश्चंस अपने हो चुके हैं और वो भी विद इन जस्ट 17 मिनट्स, है ना। बहुत ही बढ़िया सा अच्छे से यहाँ पे आपका चल रहा है सब कुछ। ओके, वीडियो को बिल्कुल लाइक करना मत भूलो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो बेटा, ठीक है। बहुत बच्चे मैं देख रहा हूँ कि वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, बस वीडियो देख रहे चले जा रहे हैं, है ना। तो ये बहुत गलत बात है। देखो सब्सक्रिप्शन से पैसा नहीं मिलता भाई, लेकिन सब्सक्रिप्शन से क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। अच्छा लगता है यार इतने बच्चे अपने को लाइक कर रहे हैं, इतना पसंद कर रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो बनाने की ना एक इच्छा होती है। तो जरूर जरूर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी भूलना नहीं है। तुमको मेरी कसम है ना, विदाउट सब्सक्रिप्शन अगर जाओगे ना यहाँ से, मेरी कसम है तुम लोगों को, मैं मर जाऊंगा। देखो फिर अगला एमटीबी का वीडियो आएगा क्या, नहीं आएगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलो यस, क्वेश्चन नंबर 21 पे आगे बढ़ते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ गुड्स इज -3, इट शोज दैट, मतलब क्या है, देखो जनरल रूल यही है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसा होता है, नेगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि सर डिमांड और प्राइस इसके बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। प्राइसेस बढ़ेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइसेस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। इस वजह से आपका प्राइस इलास्टिसिटी हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। देखो क्या बोल रहे हैं, व्हेन द प्राइसेस फॉल बाय 1%, डिमांड राइजेस बाय 3%, तो भी क्या नेगेटिव आएगा क्या, यस बिल्कुल भी आएगा। व्हेन द प्राइसेस फॉल्स बाय 1% एंड डिमांड प्राइसेस राइजेस बाय 1% एंड डिमांड फॉल बाय 3%, तब भी क्या नेगेटिव आएगा क्या, यस बिल्कुल अलग है। तो आइदर ए और बी दोनों भी टाइम में क्या होगा, आपका प्राइस इलास्टिसिटी नेगेटिव ही आने वाला है। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 22, द डिमांड फॉर मील्स एट अ मीडियम प्राइस रेस्टोरेंट इज इलास्टिक, है ना। मीडियम प्राइस रेस्टोरेंट में आपका डिमांड क्या है, मील्स का इलास्टिक है। इफ द मैनेजमेंट ऑफ द रेस्टोरेंट इज कंसीडरिंग रेजिंग द प्राइसेस, इट कैन एक्सपेक्ट रिलेटिवली। अभी अगर समझो ऐसे जगह पे अगर आप प्राइसेस बढ़ा दोगे, है ना, कोई मैनेजमेंट बढ़ा देगा रेस्टोरेंट की प्राइसेस, तो क्या होगा भाई, लोग इलास्टिक है, अगर आपने प्राइसेस को बढ़ा दिया ना, लोग जल्दी से जल्दी रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके आपके होटल में आना बंद ही कर देंगे। तो आपने प्राइसेस को बढ़ाना चाहिए क्या, नहीं बढ़ाना चाहिए। सो इससे क्या हो जाएगा, इससे आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें फॉल आपको दिखाई देने वाला है।
राइट। ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने का कि अगर आप प्राइसेस को बढ़ा दोगे तो लोग आपके यहाँ पे आना बंद कर देंगे। सर कहाँ बोला ये? चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 1 के अंदर बोला है, पेज नंबर 2.37 के ऊपर अगर आप आते हो तो वहां पे ये आपको देखने को मिलेगा। देखो, गुड्स विच आर वेरी हाई प्राइस और वेरी लो प्राइस, उनका डिमांड इनइलास्टिक है, बट जो मिडिल रेंज वाले होते हैं उनका डिमांड इलास्टिक है। तो ऐसे पॉइंट पे आपने प्राइसेस को बदलना नहीं चाहिए, और अगर आपने प्राइसेस को बढ़ा दिया तो इससे आपके जो डिमांड है उस पर क्या होगा, एक फॉल आपको दिखाई देगा, प्रोपोर्शनेटली लार्ज फॉल आपको यहाँ पे दिखाई देगा, क्योंकि इलास्टिक है। इलास्टिक है मतलब ग्रेटर देन 1 आपका यहाँ पे इलास्टिसिटी होता है। सेम क्वेश्चन आपके मॉड्यूल के अंदर भी दिया है, क्वेश्चन नंबर 27 पेज नंबर 2.95 के ऊपर, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर द ऑपरेशन ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर? देखो, ऑपरेशन ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, अगेन चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 1 का सवाल है ना। पेज नंबर 3.26 के ऊपर आपको क्या मिलेगा, इसका आंसर मिलने वाला है कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर के कौन से रीजंस नहीं है। देखो कौन से है, इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर है ना, इफिशियंसी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर है, बेटर यूटिलाइजेशन है आपके फिक्स फैक्टर्स का, ये सभी चीजें देखो, इंडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर वगैरह है। सो ये सारी रीजंस है। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर है क्या? यस, बिल्कुल भी इसका रीजन है। ये एक ऑपरेशन इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर का एक रीजन है। इंक्रीज इन इफिशियंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर है, इंडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर है, बट लिमिटेशन ऑफ फिक्स फैक्टर ये उसका कोई रीजन है क्या? नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल भी नॉट एन रीजन है। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 24, एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपका जो कर्व है वो कैसा होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट कहां पे होता है, ये आपको पूछा है। सेम क्वेश्चन एमटीबी नंबर 4 में भी दिया है। अपन ने बोला है जब आपका एमपी बिल्कुल भी मैक्सिमम होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, कॉस्ट फंक्शन क्या है? कॉस्ट फंक्शन एक फंक्शनल फंक्शन है, कहां बोला है, चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 2 पेज नंबर 3.29 के ऊपर 39 के ऊपर अगर आप आते हो तो वहां पे आपको ये दिखाई देगा कि कॉस्ट फंक्शन क्या एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है बिटवीन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ कॉस्ट, दैट इज अ फंक्शनल कॉन्सेप्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म अंडर मोनोपोली इज कैसे होता है ना। चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 3 का सवाल है। अगेन पेज नंबर 4.55 के ऊपर अगर आप आते हो तो आपको देखने को मिलेगा कि इन केस ऑफ मोनोपोली आपका जो डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड हाईली इनइलास्टिक क्या बनता है, डिमांड कर्व बनता है ना। इन केस ऑफ मोनोपोली कैसा है सर, डाउनवर्ड स्लोपिंग आपका डिमांड कर्व आता है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ ओलिगोपोली आपका डिमांड कर्व कैसा है, ये आपको पूछा है। अगेन चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 3 का सवाल है। पेज नंबर 4.61 के ऊपर आपको इसका आंसर मिलेगा, दैट इज किंग्ड डिमांड कर्व के अंदर, है ना। क्या बोला है देखो, इन केस ऑफ किंग्ड डिमांड कर्व आपका जो डिमांड कर्व होता है वो बिल्कुल भी इलास्टिक भी है और इनइलास्टिक भी है ना। तो यहाँ पे आपको डिटरमाइन करना थोड़ा क्या हो जाएगा, मुश्किल होने वाला है। देखो क्योंकि यहाँ पे प्राइस लेवल इज इनइलास्टिक और प्राइस अपन इलास्टिक भी है, दोनों भी चीजें यहाँ पे होती है, तो थोड़ा फाइंड आउट करना क्या है सर आपका मुश्किल बन जाता है। ओके, यस, ये पॉइंट अपने को यहाँ पे याद रखना है। इसके लिए यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक, लेस इलास्टिक या इनइलास्टिक कुछ भी हो सकता है, इनडिटर्मिनेंट है आपका इन केस ऑफ ओलिगोपोली डिमांड कर्व। ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर 28, इन अ कमोडिटी मार्केट एक्सेस डिमांड एग्जिस्ट व्हेन, एक्सेस डिमांड कब एग्जिस्ट करेगा कमोडिटी मार्केट के अंदर, जब कभी भी आपकी जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो आपके मार्केट प्राइस से ज्यादा होगी या कम होगी, कब आपका एक्सेस डिमांड होगा, ये आपको यहाँ पे पता करने का है। क्वेश्चन नंबर 28, जब कभी भी आपका जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो आपके मार्केट प्राइस से क्या होता है, ज्यादा होता है, मतलब आप ज्यादा पैसा देने को रेडी हो लेकिन मार्केट प्राइस कितना है, कम है, तब आपका डिमांड क्या होता है, ज्यादा होता है। पेज नंबर 2.87 के ऊपर आपको इसका आंसर दिखाई देगा। चलो चलते हैं पेज नंबर 2.87 के ऊपर क्या बोला है देखो, द इक्विलिब्रियम प्राइस, अरे यार ये मिट क्यों जा रहा है, okay, the equilibrium price in a market determined by the interaction between demand and supply, so the amount that buyers are willing to pay फॉर दिस प्रोडक्ट उसको अपन क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं, है ना। और जब लोग ज्यादा प्राइस देने को तैयार है ना, और कम प्राइस अपन उसकी चार्ज कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपका एक्सेस डिमांड रहने वाला है। ओके, यस, चलो, सो इक्विलिब्रियम प्राइस इज ग्रेटर देन मार्केट प्राइस, तब आपका क्या होता है, आपका एक्सेस डिमांड एग्जिस्ट करता है। ओके, यस, क्वेश्चन नंबर 29, अ फ्यू बिग सेलर्स इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, अगेन चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 3 का सवाल है कि फ्यू बिग सेलर्स कौन से मार्केट में होते हैं, तो वो होता है आपका ओलिगोपोली मार्केट, जहां पे आपके पास क्या हो गए, फ्यू बिग सेलर्स होने वाले हैं। सो कॉम्पिटिशन अमंग द फ्यू when there are few sellers in the market selling the homogeneous or differentiated product, है ना। यस, तो ओलिगोपोली यहाँ पे आपका करेक्ट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला है, द कॉस्ट कर्व विच इज इनवर्सली एस शेप्ड, ऐसा कौन सा कॉस्ट कर्व है जो इनवर्सली एस शेप होता है, चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 2 का सवाल है, पेज नंबर 3.41 के ऊपर आपको इसका आंसर मिलने वाला है कि कौन सा ऐसा कर्व है जो इनवर्सली एस शेप उठाता है। देखो ये हो गया आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व या फिर टोटल कॉस्ट कर्व, ये दोनों भी क्या है सर, इनवर्सली एस शेप्ड होते हैं, ऐसा अपन यहाँ पे इसको बोल सकते हैं, राइट। चलो देखो क्या बोला है यहाँ पे, सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व, क्योंकि टोटल कॉस्ट का ऑप्शन दिया नहीं तो क्या चूज करेंगे सर, टोटल वेरिएबल कॉस्ट चूज करने वाले
है। क्वेश्चन नंबर 31, फिस्कल डेफिसिट कैन बी रेमेडिड बाय, है ना, फिस्कल डेफिसिट अगर है तो उसकी भरपाई कैसे कर सकते हो। चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 3 का सवाल है, पेज नंबर 7.63 के ऊपर आपको इसका आंसर दिया है कि अगर कभी भी फिस्कल डेफिसिट आ जाता है तो आप बिल्कुल भी क्या कर सकते हो, लोन ले सकते हो। सो बोरो मनी फ्रॉम द पब्लिक टू मीट द शॉर्टफॉल, ये इसका एक मेन रीजन है ना। बट प्रिंटिंग द करेंसी प्रिंट करके भी आप फिस्कल डेफिसिट की भरपाई कर सकते हो। तो बोथ ए एंड बी आपका यहाँ पे बिल्कुल भी सही है। क्वेश्चन नंबर 32, द कॉस्ट विच नेवर कैन बी जीरो व्हेन प्रोडक्शन इज स्टॉप्ड इज नोन एज सप्लीमेंट्री कॉस्ट। सप्लीमेंट्री कॉस्ट दूसरा ही इसका नाम है, दैट इज योर फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट ऐसा कॉस्ट है जो आपका प्रोडक्शन ना होने पर भी आपको देनी पड़ती है। कहां बोला है सर, चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 2 के अंदर बोले वाला है ना। यस, क्वेश्चन नंबर 33, डिमांड कर्व इज परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, डिमांड कर्व ऑफ अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर्म इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इट हैपेंस बिकॉज ऑफ, मतलब इन केस ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट आपका जो डिमांड कर्व है वो कैसा होता है, बिल्कुल भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है पैरेलल टू एक्सिस। ये क्यों होता है, ये आपको बोला है चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 4.11 के ऊपर अगर आप आते हो तो वहां पे आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी, है ना। यस, चलो चलते हैं, क्या बोला है इसका रीजन, देखो यहाँ पे बोला है इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन फर्म क्या है सर, प्राइस टेकर्स है, जिसकी वजह से आपका एवरेज रेवेन्यू डिमांड, एवरेज रेवेन्यू कर्व और डिमांड कर्व क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है। और परफेक्टली इलास्टिक है इसका मतलब वो क्या है, बिल्कुल भी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। उसके पीछे का रीजन क्या है, बिकॉज द फर्म्स आर द प्राइस टेकर, है ना, ये उसके पीछे का रीजन है। ओके, सो फर्म इज अ प्राइस टेकर, इस वजह से क्या होता है आपका बिल्कुल भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस डिमांड कर्व बनता है। ओके, विच ऑफ दीज कंट्रीज इज अ प्योरली सोशलिस्ट इकोनॉमी, देखो पॉइंट इज ऑफ प्योरली सोशलिस्ट, है ना, और एक्चुअली देखा जाए तो कोई भी प्योरली सोशलिस्ट है क्या, नहीं है। चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 2 में बोला है पेज नंबर 1.24 के ऊपर कि यूएसएसआर वाज एन एग्जांपल ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी फ्रॉम 1970 टू 1990। इन टुडेज वर्ल्ड देयर इज नो कंट्री विच इज प्योरली सोशलिस्ट, आज के डेट में कोई भी प्योरली सोशलिस्ट है क्या, नहीं है ना। बट सोशल इकोनॉमीज है चाइना, क्यूबा, वियतनाम जैसी, तो गलती से भी आपने यूएसएसआर, चाइना, वियतनाम इनको देख के कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि प्योरली सोशलिस्ट कोई भी नहीं एग्जिस्ट करता, राइट। यस, क्वेश्चन नंबर 35, अकॉर्डिंग टू हॉट रेट ट्रेड साइकिल इज व्हाट, है ना, सेम क्वेश्चन एमटीबी नंबर 3 में भी दिया था, क्वेश्चन नंबर 73 था, वहां पे अपन ने बोला था क्या, दैट इज मॉनिटरी फिनोमिना होता है। कहां है सर आंसर, चैप्टर नंबर 5 यूनिट पेज नंबर 5.11 के ऊपर अगर आप आते हो तो वहां पे आपको ये आंसर देखने को मिल जाएगा, राइट। यस, चलो, that is according to trade cycle is a purely monetary phenomena. Okay, yes, next, dynamic fear is charged by Indian Railways is an example of which किसका एग्जांपल है ना। अगेन चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 1 का सवाल है, पेज नंबर 4.43 के ऊपर आपको इसका आंसर मिलेगा, दैट इज दिस इज अ डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, है ना। यस, 4.43 के ऊपर आपको इसका आंसर मिलेगा, सॉरी, ठीक है, 4.43 पे आ जाओ, दैट इज डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली वेयर द मोनोपोलिस्ट चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम द डिफरेंट बायर्स फॉर द सेम कमोडिटी फॉर सर्विस, दिस अ डायनामिक फेयर चार्ज बाय द इंडियन रेलवेज इन स्पेसिफिक ट्रेन्स। ओके, सो ये डायनामिक मोनोपोली का है एंड चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 3 का सवाल है, पेज नंबर 4.643 के ऊपर आपको इसका आंसर मिलेगा, राइट, बिल्कुल भी ये सही है। ओके, पेज नंबर 4.43 के ऊपर, बट यूनिट जो है वो आपका 3rd यूनिट है, ठीक है। चलो, दैट इज डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, है ना। नेक्स्ट, दैट इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल क्या होता है, सेम सवाल एमटीबी नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा था, दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट को अपन इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल बोलते हैं, है ना। फर्म एंड इंडस्ट्री आर सेम, कौन से मार्केट में सर, मोनोपोली मार्केट में। कहां बोला है, चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 3 पेज नंबर 4.39 के ऊपर बोला है। सेम क्वेश्चन एमटीबी नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 56 था। देखो मैं रिपीट है इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, है ना, ये ऑलरेडी वहां पे एक्सप्लेन कर रखा है, आप बिल्कुल भी वहां पे जाके ये वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 39, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज व्हाट, देखियो चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 3 के अंदर इसका डेफिनेशन दिया है, पेज नंबर 3.36 के ऊपर अगर आप आते हो तो आपको वहां पे इसका डेफिनेशन जो है वो दिखाई देगा। ओके, चलो वहां पे चलते हैं डेफिनेशन देखने। ओके, नेक्स्ट आ जाओ नीचे, देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे बोला जाएगा, है ना। यस, इट इज द cost of the missed opportunity and involves comparison between the policy that was chosen and the family policy that was rejected, है ना। there is cost of best alternative opportunity जो आपके पास में था बट आपने वो चूज किया गया नहीं किया, तो उसकी कॉस्ट को अपन क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। ओके, द दैट विच वी फॉरगो, है ना, और गिव अप व्हेन वी मेक द चॉइस और ए डिसीजन, मतलब कोई भी चीज आपने जब डिसीजन ली तो क्या छोड़ दिया, है ना, उसकी कॉस्ट को अपन क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते है। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 अगेन चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 1 का सवाल है, पेज नंबर 3.31 के ऊपर आपको इसका आंसर मिलेगा। देन एन आइसो कॉस्ट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन, क्या आइसो कॉस्ट लाइन स्ट्रेट लाइन होती है क्या, यस बिल्कुल भी स्ट्रेट लाइन होती है। और द मार्केट एक्सचेंज रेट, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द टू इनपुट्स इज कांस्टेंट, क्या दोनों का भी मार्केट एक्सचेंज रेट कांस्टेंट होता है क्या, यस बिल्कुल भी कांस्टेंट होता है, तभी आपका यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनता है। कहाँ बोला है सर, पेज नंबर
3 पॉइंट आपका 331 के ऊपर है ना। देखो दिस इज योर आइसो कॉस्ट लाइंस, बिल्कुल भी कैसे स्ट्रेट लाइन दिख रही है क्या, यस है ना। और फैक्टर्स का जो सब्स्टिट्यूशन है वो भी क्या है, बिल्कुल भी कांस्टेंट होता है। ओके यस चलो। So both the statements, both A and R are true and R is the correct explanation of A. ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल भी सही है। अच्छा यहाँ पे अपने 40 क्वेश्चंस हो जाते हैं। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है, और अगर समझ में आ रही है तो यार बिल्कुल बिल्कुल ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है मेरे दोस्तों, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, इफ इंक्रीजिंग एयर फेयर्स इंक्रीजेस रेवेन्यू एंड डिक्रीजिंग देम डिक्रीजेस द रेवेन्यू, मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पे सिंपली अगर मैं बोलता हूं कि अगर मैं प्राइसेस बढ़ा रहा हूं इससे मेरा टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, या फिर मैं अगर प्राइसेस कम कर रहा हूं तो इससे मेरा टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब प्राइस और टोटल रेवेन्यू में कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है ना। तो आपको जाके ये चेक करना है कि एयर ट्रैवल का जो डिमांड है उसका इलास्टिसिटी कैसा है ना। अभी इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, आपको टोटल रेवेन्यू वाले पॉइंट पे आना पड़ेगा, जो कहां बोला है, पेज नंबर 2.34 के ऊपर आपको बोला है, चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 1 के अंदर है ना। वहां पे आपको समझ में आएगा कि प्राइस और टोटल रेवेन्यू इसमें अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप हो तो क्या होता है। देखो when the demand for a good is inelastic, the price of elasticity of demand is less than 1, the higher the price increases the total revenue, है ना। और इसका अपोजिट कब होगा, when the demand is inelastic, fall in the price reduces the total revenue, है ना। मतलब डिमांड आपका कैसा है, इन इलास्टिक है। अभी इन इलास्टिक है इसका मतलब क्या है, वो लेस देन 1 है ना। और यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप के अंदर कभी भी नेगेटिव आंसर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, मतलब ग्रेटर देन 0 भी है। इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल भी क्या है, सही है, दैट इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, क्योंकि डिमांड कैसा है, इन इलास्टिक है। ऐसा अभी अभी अपन यहाँ पे पेज नंबर 2.34 के ऊपर देखा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, डैश इज कंसर्न विद द वेलफेयर प्रोपोजिशन, अगेन एमटीबी नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 33, दैट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, इसका आंसर बनता है ना। नेक्स्ट कौन सा ऐसा इकोनॉमी है जो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के बारे में आपको बात करता है, तो जो लैगिंग है, लैगिंग मतलब जो पुरानी फ्यूचर पास्ट की बातें करता है उसको अपन हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस बोलते हैं। चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 5.7 के ऊपर आपको ये सवाल मिल जाएगा, है ना। सेम क्वेश्चन एमटीबी नंबर 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 69 पे पूछा गया था, ओके यस। तो दैट इज योर लैगिंग इंडिकेटर, है ना। लैगिंग इंडिकेटर आपको क्या करता है, इकोनॉमी की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के बारे में बताता है, ओके यस। कलेक्टिवली पीक्स एंड ट्रफ्स आर टुगेदर नोन एज योर टर्निंग पॉइंट्स, है ना। सेम क्वेश्चन एमटीबी नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 76 पे आ चुका है, चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इन ओलिगोपोली फर्म मे कोल्यूड इन ऑर्डर टू, देखो ओलिगोपोली फर्म्स कोल्यूड क्यों करते हैं, कोल्यूड मतलब क्या, एक जगह क्यों आते हैं, है ना, क्यों आते हैं वो लोग एक जगह, ये कहां बोला है, चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 3 के अंदर आपको समझा है। क्योंकि इनको क्या करना है, इनको जो है प्रोडक्ट की प्राइसेस को बढ़ाने का है ना, टू रेज द प्राइसेस ऑफ द गुड्स दे ऑफर, वो जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसकी प्राइसेस को उनको बढ़ाना है, इसलिए वो क्या करते हैं, एक जगह आ जाते हैं, राइट। इससे इंक्रीज कॉम्पिटिशन होता है कि नहीं, उल्टा कॉम्पिटिशन खत्म हो जाता है ना, यस ये पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 46, सक्सेसफुल बिजनेस फर्म स्पेंड्स कंसिडरेबल टाइम एनर्जी एंड एफर्ट्स इन एनालाइजिंग व्हाट, इन एनालाइजिंग द डिमांड। सेम क्वेश्चन एमटीबी नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 11 था, ओके यहां से पूरा ना सीरीज बिल्कुल भी सेम है, एमटीबी नंबर 1 से उठाया वाला, तो फटाफट डिस्कस कर रहे खाली, ठीक है। बाय वे ऑफ ऑप्टिमल चॉइस कंज्यूमर टेंड्स टू मैक्सिमाइज द सैटिस्फैक्शन सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स लाइक टेस्ट एंड प्रेफरेंस, चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 का सवाल है, पेज नंबर 2.70 के ऊपर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। एमटीबी नंबर 1 जाके देखो, पूरा सीरीज यहां से वहां पे बिल्कुल भी सेम है। मैं आपको यहां पे कार्ड में अभी उसका लिंक दे रहा हूं, तो वहां पे जाके आप बिल्कुल भी चेक कर सकते हो सभी क्वेश्चंस, वहां पे ऑलरेडी मैंने ना टाइम स्टैम्प डाल रखे हैं, तो टाइम स्टैम्प लगा लेना कि क्वेश्चन नंबर 11 से कहां पे है, तो आपको ये सभी चीजें बिल्कुल भी लाइन वाइज दिख जाएगी, सारा एक्सप्लेनेशन वहां पे समझ जाएगा, ओके चलो। द इकोनॉमिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द डिमांड इज नॉट द सेम थिंग एज द डिजायर, है ना। नेक्स्ट, डिमांड फॉर लेबर इन रिस्पॉन्स टू वेज रेट इज योर डिराइव्ड डिमांड, और जो वेयर एज द डिमांड डायरेक्ट डिमांड, और वेयर एज द डिमांड फॉर सेम लेबर इन रिस्पॉन्स टू प्राइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इज योर डिराइव्ड डिमांड, है ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है दैट इज योर अगेन शॉर्ट टर्म वाला कॉस्ट के साथ में, चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 1 का सवाल है, इसका सही आंसर बनता है दैट इज बी, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एमटीबी 1। नेक्स्ट अगेन ये सवाल तो बहुत बार रिपीट हुआ है ना, सॉल्ट, स्कूल, यूनिफॉर्म एंड मेडिसिन, ये आपका इनका डिमांड कैसा है, इनइलास्टिक डिमांड होता है, ओके सेम क्वेश्चन एमटीबी 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 16 था। नेक्स्ट अगेन सेम क्वेश्चन एमटीबी 1 का 17, जहां पे पूछा गया है कि अगर प्राइसेस ऑफ कमोडिटी 12% से बढ़ जाए, इलास्टिसिटी आपका जो है वो नेगेटिव -0.63 है, तो एक्सपेंडिचर जो होगा वो कैसा होने वाला है ना। देखो अगेन यहाँ पे पॉइंट है इनइलास्टिक डिमांड, है ना। इनइलास्टिक डिमांड मतलब कैसा रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप इन केस ऑफ योर प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर, जैसा भी टोटल रेवेन्यू में था सेम वैसे ही पॉइंट होता है ना। सो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अगर आपकी प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाएगा, है ना। नेक्स्ट, अ कंज्यूमर प्रेफरेंस मोर आर मोनोटोनिक,
है ना, तो क्या होगा सर, तो मोर ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द गुड्स एंड नो लेस ऑफ द अदर, मतलब दूसरा कम भी नहीं करना है, दूसरा भी ज्यादा करना है, पहला भी ज्यादा करना है। चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 का सवाल है। नेक्स्ट, अगेन ड्यूरिंग द लॉकडाउन क्या होता है, तो लॉकडाउन के टाइम पे आप जो वेजिटेबल्स की डिमांड कभी भी कम करोगे क्या, नहीं करोगे, तो शी विल बाय द सेम, है ना, क्योंकि आपका डिमांड कैसा है, इनइलास्टिक डिमांड होता है। अगेन चैप्टर नंबर 1 का यूनिट एमटीबी नंबर 1 का ये सवाल है ना। अगेन एमटीबी नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला है, देखो यहाँ पे जो OP1 RQ1 ये जो स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, ये स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको टोटल रेवेन्यू को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज प्राइस इनटू योर क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू को रिप्रेजेंट करता है ना। यहां तक आपके बिल्कुल भी सेम क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चंस एमटीबी नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 11 से लेके एमटीबी नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 20 तक, उसका लिंक मैंने आपको कार्ड में दे रखा है, आप जहां जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अवेलेबल है, वहां पे टाइम स्टैम्प भी अवेलेबल, तो आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होगा, 1.5x पे देख लिया करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आईसीआई ने आंसर गलत दिया है भाई, यहां पे ध्यान दो, राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैंडेटरी स्टेटमेंट अंडर द एफआरबीएम एक्ट 2003। चैप्टर नंबर 3 यूनिट चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 3 का सवाल है, पेज नंबर 7.54 के ऊपर आपको इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, तो फटाफट वहां पे आते हैं और देखते हैं कि यहां पे क्या बोले वाला है। देखो ओके, 7.54 के ऊपर क्या बोल रहा है, देखो, दैट इज स्टेटमेंट मैंडेटेड अंडर द एफआरबीएम एक्ट, दो स्टेटमेंट है, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट एंड मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी कम फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट, ये दो स्टेटमेंट जरूरी, तो ऑप्शन नंबर ए बी दोनों भी सही है, ये आपको देना है। कौन सा नहीं देना है, नॉट मैंडेटरी, तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डेट स्टेटमेंट, ये मैंडेटरी नहीं है, बट आईसीआई ने यहाँ पे बोला है कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी आईसीआई का आंसर क्या है, गलत हो चुका है, तो डेट स्टेटमेंट आपका यहाँ पे क्या बनता है, बिल्कुल भी सही जवाब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, सेक्युलर पीरियड इज नोन एज, दैट इज वेरी लॉन्ग पीरियड, कहां बोला है सर, पेज नंबर 4.15 के ऊपर बोला है, बताया है ऑलरेडी, एमटीबी नंबर 4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 54 था, सेम। नेक्स्ट, एन इंडस्ट्री कंप्राइज्ड ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स प्रोड्यूसिंग अ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट इज नोन एज, मतलब सर कई सारे सेलर्स है और सब लोग स्टैंडर्डाइज मतलब एक जैसे प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं। चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 3 पेज नंबर 4.28 के ऊपर अगर आप आते हो तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि इसको अपन बोलते हैं दैट इज प्योर कंपटीशन, है ना, जैसे में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है, आइडेंटिकल और होमोजेनियस गुड्स वो लोग बना रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, दैट इज योर प्योर कंपटीशन, अपन उसको बोलते हैं। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल भी सही है। नेक्स्ट, cost incurred which has no relevance to future planning is called as, MTB नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 57 सेम था, उसको अपन बोलते हैं दैट इज संक कॉस्ट, है ना, कहां बोला है सर, पेज नंबर 3.37 के ऊपर जाके देखो, वहां पे आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 60, बीइंग डैश यूटिलिटी वैरीज विद अ डिफरेंट पर्सन, चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 का सवाल है, पेज नंबर 2.51 के ऊपर, कि यूटिलिटी आपका जो होता है वो बिल्कुल भी कैसा है, सब्जेक्टिव है, दैट इज पर्सन टू पर्सन चेंज होता है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है ना, टाइम टू टाइम प्लेस टू प्लेस क्या होता है, चेंज होता है, सो यू बीइंग यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, वैरीज विद अ डिफरेंट पर्सन। किंग डिमांड कर्व प्रोपाउंडेड बाय, देखो क्वेश्चन नंबर 60 अपने हो चुके हैं, 60 क्वेश्चन हो चुके हैं, और वो भी बिल्कुल सिर्फ 37 मिनट्स के अंदर, भाई 37 मिनट्स में अपने 60 क्वेश्चन कर दिए, और फटाफट बचे हुए 40 क्वेश्चन भी अपने अगले 20 मिनट में हो जाएंगे, और आपका विद इन 1 आवर ये पूरा एमटीबी खत्म हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 61 कि किंग डिमांड कर्व किसने बताया है, चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 3 का सवाल है, किंग डिमांड कर्व 4.61 पेज नंबर के ऊपर आपको दिखाई देगा कि आपके जो पॉल ए स्वीजी है उन्होंने आपको किंग डिमांड कर्व के बारे में बताया है। सो किंग डिमांड कर्व हाइपोथेसिस इज गिवन बाय अमेरिकन इकोनॉमिस्ट पॉल ए स्वीजी, यहां पे आपको इसका नाम चूज करना है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। यस 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 आ रहा है सर, कॉन्फिडेंस आ रहा है सर, मुझे सारे आंसर्स आ रहे हैं सर, जल्दी से कमेंट में लिखो सर कॉन्फिडेंस आ रहा है, सर कॉन्फिडेंस आ रहा है ना। यस, क्वेश्चन नंबर 62, एवरेज रेवेन्यू कर्व इज आल्सो नोन एज, एवरेज रेवेन्यू कर्व को अपन क्या बोलते हैं सर, इसको बोला जाता है डिमांड कर्व, कहां बोला है सर, चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 3 पेज नंबर 4.11 के ऊपर अगर आप आते हो तो आपको दिखाई देगा कि आपका जो भी परफेक्ट कंपटीशन के अंदर अपन ऐसा बोल सकते हैं कि एवरेज रेवेन्यू कर्व इज नथिंग बट योर डिमांड कर्व, ये दोनों भी क्या होता है, एक ही होते हैं, कुछ भी अलग है क्या, नहीं। सो एवरेज रेवेन्यू कर्व, एमआर कर्व, डिमांड कर्व, सभी चीजें बिल्कुल भी क्या है, एक ही होती है इन केस ऑफ योर परफेक्ट कंपटीशन। यस, चलो, सो एवरेज रेवेन्यू कर्व को अपन डिमांड कर्व भी बोलते है। सेम क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में पेज नंबर 4.71 के ऊपर, है ना, क्वेश्चन नंबर 29 भी दिया हुआ है, विच वन इज नॉट अ टूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी का कौन सा टूल नहीं है। देखो फिस्कल पॉलिसी कौन करता है, गवर्नमेंट करते हैं ना, तो गवर्नमेंट किसके ऊपर कंट्रोल रखती है, टैक्सेशन पे, पब्लिक एक्सपेंडिचर के ऊपर, पब्लिक डेट के ऊपर, इंटरेस्ट रेट पे उनका कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये क्या, ये मॉनिटरी पॉलिसी का पार्ट है। कहां बोला है सर, चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 4 पेज नंबर 7.76 के ऊपर अगर आप आते हो तो आपको यहां पे उसका आंसर दिखाई देगा कि बचे हुए तीनों भी आपके क्या है, ये आपके जो है
फिस्कल पॉलिसी के टूल्स है, जैसा टैक्सेस है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट है। तो ये तीनों भी आपके क्या है, फिस्कल पॉलिसी के टूल्स है, बट इंटरेस्ट रेट आपका मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है ना। नेक्स्ट, इन अ पब्लिक गुड कॉन्टेक्स्ट इट इज डिफिकल्ट टू मेजर इंपैक्ट ऑफ रियल इनकम बिकॉज, है ना, रियल इनकम का इंपैक्ट जो है वो मेजर कर पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कहां पे, पब्लिक गुड्स के केस में। सर पब्लिक गुड्स क्या होते हैं, ऐसे गुड्स जो इकोनॉमी के अंदर फ्री में अवेलेबल है। सर कहां बोला है, चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 2 के ऊपर, पेज नंबर 7.28 के ऊपर अगर आप आते हो तो वहां पे आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि पब्लिक गुड्स क्या होते हैं, जो चीजें बिल्कुल भी फुकट में मार्केट में अवेलेबल है ना, नेचर ने जो प्रोवाइड करा है, जैसा लेट से वाटर है ना, एयर है, सनशाइन है, ये सब फ्री में अवेलेबल है, इसके लिए अपन पैसे देते क्या नहीं। अच्छा, किसी को इसका कंजम्पशन करने से आप रोक सकते हो क्या, नहीं। सो दे आर नॉन राइवल इन कंजम्पशन, दे आर नॉन एक्सक्लूडेबल, आप किसी को रोक नहीं सकते, आप इससे किसी को खत्म नहीं कर सकते। फिर मतलब या ऐसा पॉइंट है कि अगर किसी ने कंज्यूम कर लिया तो आपको नहीं मिलेगा, ऐसे ही कोई पॉइंट है क्या, नहीं है ना। सो देयर इज नो डायरेक्ट पेमेंट बाय द कंज्यूमर इन्वॉल्वड इन केस ऑफ पब्लिक गुड्स, है ना, पब्लिक गुड्स के लिए पैसा नहीं देते एज सच डायरेक्टली, ठीक है। सो क्या बोलना है भाई, ऐसी चीजों का है ना क्या वैल्यू है लोगों के लिए, इसकी क्या कीमत है, ये काउंट कर पाना बिल्कुल भी क्या है, मुश्किल है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, इट इज हार्ड टू मेजर हाउ पीपल वैल्यू टू द पब्लिक गुड्स, है ना, ये मेजर कर पाना बिल्कुल भी क्या है, पॉसिबल नहीं है। इसके लिए ये इसको अपन रियल इनकम में भी कंसिडर नहीं कर पा रहे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, द कॉबवेब थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय, चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 5.12 के ऊपर अगर आप आते हो तो आपको दिखाई देगा कि कॉबवेब थ्योरी जो है वो बताया गया है, दैट इज निकोलस कोल्डर इन्होंने, राइट, यस। कहाँ गया भाई कॉबवेब थ्योरी, ओके, इस कॉबवेब थ्योरी किधर है, यस देखो यहाँ पे लिखा है द कॉबवेब थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय द निकोलस कैल्डर, है ना, जिन्होंने बोला बिजनेस साइकिल के बारे में। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बनता है दैट इज ए, दैट इज निकोलस कैल्डर, इन्होंने अपने को कॉबवेब थ्योरी के बारे में बताया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड है। ओके, नॉमिनल इनकम और रियल नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी आपको दिया है, आपको बोला है जीडीपी डिफ्लेटर कैलकुलेट करो। सो सर फॉर्मूला क्या है जीडीपी डिफ्लेटर का, कहाँ पे दिया है, चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 1 के अंदर पेज नंबर 6.4 के ऊपर आपको इसका फॉर्मूला दिया है, दैट इज रियल जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल्स टू नॉमिनल डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी इंटू 100 करते हो तो आपको जीडीपी डिफ्लेटर यहाँ पे मिल जाएगा। तो सिंपली करते भाई, नॉमिनल जीडीपी आपका क्या है, देखो नॉमिनल जीडीपी आपका दिया है दैट इज योर 3000, है ना, और रियल जीडीपी आपका दिया दैट इज 4500 इंटू 100 अगर आप करते हो तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा दैट इज 66.66, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल भी सही है। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन थोड़ा ही डिफिकल्ट है, बट आईसीआई ने यहाँ पे क्वेश्चन भी गलत पूछा और आंसर भी मेरे हिसाब से गलत है, क्वेश्चन ही गलत है तो आंसर गलत हो गई, राइट। देखो क्या बोला है, एन इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट बाय 600 करोड़ लीड्स टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम बाय द 1800 करोड़, मतलब कि अगर आप इन्वेस्टमेंट 600 करोड़ से बढ़ाओगे तो इससे इनकम कितने से बढ़ जाएगी, 1800 करोड़ से बढ़ जाएगी, है ना। अभी देखो दैट इज चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना दिया, 600 करोड़, है ना। व्हाट इज चेंज इन इनकम, ओके, चेंज इन इनकम वाई से लिखते हैं अपन, ओके, आई से नहीं, चेंज इन इनकम दे दिया आपके लिए दैट इज 1800 करोड़। अच्छा, अभी इन दोनों का यूज करके आपको फाइंड आउट करने के बोला दैट इज योर एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या। अच्छा, पहले तो मैं इन दोनों का यूज करके क्या निकाल लेता हूँ, के, क्योंकि क्या होता है दैट इज के, चेंज इन इनकम डिवाइड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट, है ना, दैट इज 1800 डिवाइड बाय 600, तो कितना हो गया ये 3, है ना। अभी के का फॉर्मूला क्या है, पेज नंबर 6.31 के ऊपर आई थिंक इसका कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है ना, k इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एमपीसी। तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, इससे आप निकाल सकते हो व्हाट इज योर एमपीसी, है ना। तो सिंपली इसको ऐसा लिख दूं क्या, 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय के, यस और नो, चलेगा ना, है ना। तो देखो अभी 1 डिवाइडेड बाय के क्या है आपका, के है आपका 3, सो 1 डिवाइडेड बाय 3 हो गया। अच्छा, एमपीसी मुझे इधर रखने का है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा दैट इज इधर उधर थोड़ा उल्टा पुल्टा खेलना पड़ेगा मेरे को। देखो अभी अभी क्या है दैट इज 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल्स टू 1/3, तो मैं क्या करता हूँ, देखो इज इक्वल्स टू के उधर से 1/3 को इधर लेके आ गया और एमपीसी को उधर लेके जाऊंगा तो नेगेटिव पॉजिटिव का गेम हो जाएगा, है ना। तो 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू एमपीसी, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, यस, मैंने एमपीसी को इज इक्वल्स टू के उधर भेजा तो वो पॉजिटिव हो गया और 1/3 को उधर से इधर लेके आया तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, राइट, यस। अभी देखो, अभी इसको सॉल्व करने के लिए क्या डायरेक्टली माइनस कर सकते क्या, नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 ऐसा आपको करना पड़ेगा, 3 माइनस 1 डिवाइड बाय 3, तो ये क्या हो जाएगा एमपीसी, इसका मतलब ये क्या हो गया दैट इज 2/3। तो आपको पूछा है व्हाट इज द एमपीसी विल बी, तो एमपीसी का आंसर क्या होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए। अभी आपको ऑप्शन है क्या, देखो 3 4 5 नन ऑफ दी अबो, तो आप क्या चूज करेंगे, आपने चूज करना चाहिए नन ऑफ दी अबो, दैट इज योर करेक्ट आंसर। बट आईसीआई ने यहाँ पे आंसर दिया है 3 जो कि एमपीसी है क्या, नहीं, वो क्या है के,
तो या तो आईसीआई ने यहाँ पे के पूछना चाहिए था, तो आंसर आईसीआई का बिल्कुल भी सही है, लेकिन आईसीआई ने जब यहाँ पे एमपीसी पूछा है तो आंसर क्या होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए, तो नन ऑफ दिस आंसर आना चाहिए। तो आईसीआई ने यहाँ पे क्लेरिफिकेशन देना जरूरी है, बट आईसीआई क्लेरिफिकेशन बहुत रेयरली लेके आती है, तो मुझे कोई होप्स नहीं है। बट आप ये याद रखो कि यहाँ पे अगर एमपीसी पूछा है तो आपको नन ऑफ दिस ही चूज करना चाहिए, है ना। अभी के पूछा होता तो आपने यहाँ पे 3 चूज करना चाहिए था, राइट। चलो बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 68 के ऊपर क्या बोलता है, देखो, द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू केन्स इज डिटरमाइंड बाय, है ना, कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, कहां बोला है सर, पेज नंबर चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 2 पेज नंबर 6.38 के ऊपर अगर आप आते हो तो वहां पे आपको दिखाई देगा कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसके ऊपर डिपेंड करता है। सो कंजम्पशन फंक्शन एक्सप्रेसेस फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड द एग्रीगेट डिस्पोजल इनकम। मतलब क्या है सर, कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, मतलब आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना करोगे ये डिपेंड करता है आपकी डिस्पोजेबल इनकम के ऊपर, है ना। सो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल भी सही है। सेम क्वेश्चन आपके मॉड्यूल के अंदर पेज नंबर 6.71 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 पूछा हुआ है, आप वहां भी आंसर चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी सेड टू एग्जिस्ट व्हेन, कब एग्जिस्ट है, कब, कहां दिया है, चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 7.9 के ऊपर आपको इसका आंसर मिलेगा। फटाक से वहां पे चलते हैं और देखते हैं क्या बोला है। देखो again, macroeconomic stability is said to exist when economy output matches its production capacity, economy का output spending matches with total output, economy का labor resources are fully employed and inflation is low and stable, तब आपका macroeconomic stability आ चुका है, ऐसा अपन बोल सकते हैं। okay, so when inflation is low and stable, yes, there is economy का total spending matches with total output, yes, economy का total labor resources are fully exposed, yes, तो all of the above, fully exposed मतलब fully employed हो चुका है, so all of the above आपका macro इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बता रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 70, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स इन एड फॉर्म द यूनियन टू सर्टेन स्टेट्स इज बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 1 का सवाल है, पेज नंबर 7.12 के ऊपर अगर आप आते हो तो वहां पे आपको इसका आंसर देखने को मिल जाएगा कि सेक्शन नंबर आर्टिकल नंबर 275 है ना, जहां पे अपन स्टैट्यूटरी ग्रांट्स की बात करते हैं, इन एड फ्रॉम द यूनियन टू सर्टेन स्टेट्स, है ना, यूनियन से सर्टेन स्टेट्स को, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल भी सही है। सो क्वेश्चन नंबर 71, 70 क्वेश्चंस हो चुके हैं और आपके यहाँ पे 46 मिनट हो रहे हैं, है ना, कुछ टाइम बाकी अपने पास में, विद इन एन आवर अपने को ये खत्म करना है, फटाफट अगले 30 क्वेश्चंस देखते हैं। चलो, गवर्नमेंट फेलियर्स ऑकर व्हेन, गवर्नमेंट फेलियर कब होता है, राइट, चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 2 का सवाल है, पेज नंबर 7.41 के ऊपर आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि गवर्नमेंट फेलियर कब होता है। देखो, गवर्नमेंट फेलियर होता है जब इंटरवेंशन इज इनफेक्टिव कॉजिंग वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एक्सपांडेड फॉर द इंटरवेंशन एंड इट प्रोड्यूसेस फ्रेश एंड मोर सीरियस प्रॉब्लम्स, तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन फेल हो गया या गवर्नमेंट फेलियर हो रहा है, ऐसा अपन बोल सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज इनफेक्टिव एंड प्रोड्यूसेस फ्रेश एंड मोर सीरियस प्रॉब्लम, ये आपका यहाँ पे सही सवाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, अगेन सिंपल सा सवाल था, आईसीआई ने मिस्टेक कर दिया, क्या पूछा है, देखो, इंस्टीट्यूशंस रिस्पांसिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एक्सटर्नल डेट, एक्सटर्नल डेट मैनेज करने को कौन रिस्पांसिबल है, चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 3 का सवाल है, पेज नंबर 7.60 के ऊपर आपको इसका आंसर मिलने वाला है ना। सो एक्सटर्नल डेट मैनेजमेंट करने का जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ऊपर गवर्नमेंट ने दिया है। देखो, बोला है एक्सटर्नल डेट इज मैनेज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बट आईसीआई ने यहाँ पे बोल दिया दैट इज आरबीआई। किस एंगल से आरबीआई के पास है भाई, आपको कुछ समझ रहा है क्या, क्या आंसर दे रहे हो, क्लैरिफिकेशन तो दे दो एटलीस्ट। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसका सही आंसर होना चाहिए, आईसीआई ने ये ऑप्शन दिया है जो बिल्कुल भी क्या है, गलत है, इंपॉर्टेंटली याद रखना। नेक्स्ट, द कैम्ब्रिज अप्रोच टू क्वांटिटी थ्योरी इज नोन एज, कैम्ब्रिज अप्रोच टू क्वांटिटी थ्योरी चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 1 का सवाल है, पेज नंबर 8.6 के ऊपर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, यस, देखो, कैम्ब्रिज अप्रोच क्या बोलता है, दैट इज आल्सो नोन एज द कैश बैलेंस अप्रोच, है ना, दैट इज एसी पिगू, है ना, कैम्ब्रिज, अल्फ्रेड मार्शल, इन सब ने, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को बिलोंग करता है, उसने अपने को इनके बारे में कैम्ब्रिज अप्रोच के बारे में बताया है। ओके, यस, डैश इज कंसिडर्ड डिमांड फॉर मनी इज एन एप्लीकेशन फॉर अ मोर जनरल थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर कैपिटल एसेट्स, चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 1 का सवाल है, अगेन पेज नंबर 8.14 के ऊपर आपको इसका आंसर मिल जाएगा, है ना। यस, क्या बोलता है देखो, फ्रीडमन ने क्या बोला है कि डिमांड फॉर मनी इज नथिंग मोर देन एप्लीकेशन ऑफ मोर जनरल थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर द कैपिटल असेट्स, है ना। तो यहाँ पे आपका फ्रीडमन का नाम दैट इज मिल्टन फ्रीडमन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल भी सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, अगर कमर्शियल बैंक क्या करता है, रिड्यूस कर देता है अपनी होल्डिंग्स ऑफ एक्सेस रिजर्व, मतलब अगर कमर्शियल बैंक एक्सेस रिजर्व कम मेंटेन करने लगेगा, इससे क्या हो जाएगा सर, इससे आपके मनी सप्लाई पे असर पड़ेगा और इससे आपका जो मनी सप्लाई है वो क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल भी सही बनता है। चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 2 का सवाल है, पेज नंबर 8.30 के ऊपर आपको इसका आंसर मिलेगा। सेम क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में भी पूछा गया है एट द क्वेश्चन नंबर 19 फॉर ऑन पेज नंबर 8.43, है ना। देखो क्या बोला है, स्मॉलर द रिजर्व रेशो लार्जर विल बी द मनी मल्टीप्लायर, और जितना बड़ा मल्टीप्लायर होता है उतना ज्यादा क्या होता है, आपका मनी सप्लाई होता
है, राइट। सो द क्या बोले, देखो एक्सेस रिजर्व्स विच आर द फंड्स दैट आर बैंक कीप्स बियॉन्ड द रिक्वायर्ड रिजर्व्स फॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स ऑफ द मनी सप्लाई, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादा रिजर्व्स होंगे तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा और कम रिजर्व्स रहेंगे तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, राइट। यस, चलो नेक्स्ट, द आरबीआई प्रोवाइड्स फाइनेंशियल अकोमोडेशन टू कमर्शियल बैंक्स थ्रू द रेपोज एंड रिवर्स रेपोज अंडर, अभी रेपो और रिवर्स रेपो किसके अंडर आते हैं, पेज नंबर 8.49 के ऊपर आपको समझ में आएगा, चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 3 का यहां से सवाल बन रहा है। देखो रेपोज और रिवर्स रेपो जो है वो आपके बिलोंग करते हैं दैट इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर। द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एलएएफ आर रेपो एंड रिवर्स रेपो, है ना, यस, तो दैट इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एलएएफ। Okay, question number 77, Ricardo explain the law of comparative advantage on the basis of, law of comparative advantage किस बेसिस पे बताया गया है, चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 1 का सवाल है, पेज नंबर 9.5 के ऊपर आपको दिखाई देगा, दैट इज कंपैरेटिव एडवांटेज जो है वो आपके लेबर और कैपिटल पे डिपेंड कर रहा है, सो इट इज द लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, एस्केलेटेड टैरिफ रेफर्स टू, एस्केलेटेड टैरिफ किसको बोला जाएगा, चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 2 का सवाल है, पेज नंबर 9.18 के ऊपर अगर आप आते हो तो वहां पे आपको सिंपल सा इसका डेफिनेशन मिल जाएगा कि व्हाट इज नोन एज एस्केलेटेड टैरिफ। एस्केलेटेड टैरिफ किसे बोलते हैं, जहां पे नॉमिनल टैरिफ्स आर nominal tariff rates on imports of manufactured goods are higher than nominal tariff rates on the intermediate inputs or raw material, मतलब जहां पे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पे ज्यादा टैरिफ लगाया जाएगा और जो आपका इंटरमीडिएट या फिर जो रॉ मटेरियल उस पे कम टैरिफ लगाया जाएगा। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि आप इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग करो, इंडिया के बाहर करनी चाहिए क्या, नहीं। सो ये पॉइंट यहाँ पे अपने को देखने को मिल रहा है। देखो पॉइंट क्या बोल रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, नॉमिनल टैरिफ रेट ऑन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स व्हिच आर ग्रेटर देन द टैरिफ्स ऑन द रॉ मटेरियल, है ना, यस। तो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पे ज्यादा टैक्स लगाएंगे, रॉ मटेरियल लाओ तो कम लगाएंगे, क्योंकि आप यहाँ पे लाके उसको क्या कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, जिससे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 79, मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक क्या था सर, डोहा एजेंडा का, कहां समझेगा, चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 3 के अंदर डोहा एजेंडा दिया है आपका, दैट इज 9.44 पेज नंबर के ऊपर, तो वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। तो ये इसका मेन जो है वो टॉपिक क्या था, डोहा एजेंडा के अंदर मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक था दैट इज योर एग्रीकल्चरल ट्रेड। ओके, सो ट्रेड इन एग्रीकल्चरल गुड्स, ये आपका मेन टॉपिक था वहां पे, है ना। यस, क्वेश्चन नंबर 80, अगेन व्हीकल करेंसी, चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 4 का सवाल है, पेज नंबर 9.56 के ऊपर आपको डेफिनेशन दिया है व्हाट इज योर व्हीकल करेंसी, उसके बारे में। ओके, चलो फटाफट डेफिनेशन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 अपना चल रहा है ना। देखो क्या बोला है, व्हीकल करेंसी किसे बोला जाएगा, जब when a foreign currency foreign exchange transaction involve two currencies, most transactions involve exchange of foreign currency or for the US dollars even when it is not a national currency, मतलब बहुत सी कंट्रीज जो है वो यूएस डॉलर एक्सेप्ट कर लेती है जबकि उनकी वो नेशनल करेंसी नहीं है, फिर भी क्यों, क्योंकि सर ये ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेड है ना, ये कहीं भी चलो चलने वाली है क्या, यस। सो ऑन अकाउंट ऑफ दिस क्रूशियल रोल ऑफ फॉरेक्स मार्केट, डॉलर इज ऑफन नोन एज अ व्हीकल करेंसी, है ना। सो करेंसी जो वाइडली यूज किया जाएगा, डिनोमिनेटेड है, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर यूज किया जाएगा, जो कि आपका नेशनल करेंसी नहीं है फिर भी। सो ऑप्शन नंबर ए आपका व्हीकल करेंसी की बात कर रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 81, देखो 80 क्वेश्चन हो चुके हैं, फटाफट अपने को 20 क्वेश्चन करने, चलो आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, राइट। क्रिएशन ऑफ फ्रेश एसेट्स एंड प्रोडक्शन आर इंक्लूडेड इन विच टाइप ऑफ एफडीआई, है ना, नए एसेट्स आप क्रिएट कर रहे हो, नया प्रोडक्शन हो रहा है, तो कौन से एफडीआई के अंदर आएगा, ये आपको बोला है चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 5 पेज नंबर 9.78 के ऊपर, सेम क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में भी दिया हुआ है। ओके, यस, चलो मॉड्यूल के अंदर फटाफट आते हैं। देखो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, जहां पे अपन नए एस्टैब्लिशमेंट्स कर रहे हैं, फ्रेशली जो है प्रोडक्शन स्टार्ट्स कर रहे हैं, ओके, बाय अ पेरेंट कंपनी, सो दैट इज ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, अपन इसको बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली मार्केट इज, ओलिगोपोली मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 3, अगेन सवाल पूछ लिया गया वहां से, पेज नंबर 4.58 के ऊपर आपको इसका आंसर मिलने वाला है ना। यस, देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 3 कैरेक्टरिस्टिक, स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग कॉस्ट एंड बिहेवियर ऑफ ग्रुप। ओके, यस, तो ऑल ऑफ द अबव आपका यहाँ पे सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज हायर देन द ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, सो इट विल बी डैश इन द इकोनॉमी, इससे क्या होगा, चैप्टर नंबर 5 यूनिट नंबर चैप्टर नंबर 5 का सवाल पेज नंबर 5.13 के ऊपर आपको इसका आंसर मिलेगा कि अगर समझो इकोनॉमी का ग्रोथ रेट जो है वो कम है और पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट ज्यादा है, तो इससे जबकि सेविंग्स है वो क्या हो जाती है, लेसर सेविंग्स इकोनॉमी के अंदर होने लगती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल भी सही है। क्वेश्चन नंबर 84, इंफीरियर गुड्स आर दोज हुज इनकम इफेक्ट इज, देखो इंफीरियर गुड्स का इनकम इफेक्ट कैसा होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि जब आपकी इनकम बढ़ती है ना, आप इंफीरियर गुड्स को कम खरीदने लगते हो। कहां बोला है सर, चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 2.39 के ऊपर आपको इसका आंसर मिल जाएगा, राइट। चलो एकदम नीचे आ जाओ, देखो यहाँ पे आपको दिया है
दैट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव, द गुड्स विद द इंफीरियर गुड्स, है ना। जब इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव होता है तो गुड्स कैसे होता है, इंफीरियर होते हैं। ओके, अगेन चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 1 का सवाल है कि अगर अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में अवेलेबल है तो इससे आपका जो प्रोडक्ट का डिमांड है ना, इलास्टिसिटी होता है, वो कैसा होता है, राइट। चलो पेज नंबर 2.35 के ऊपर आ जाओ, देखो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स अगर बहुत ज्यादा हो जाएंगे, सो गुड्स विच टिपिकली हैव क्लोजर ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, उनका डिमांड कैसा होता है, हाईली इलास्टिक होता है, राइट। जब वाइड रेंज ऑफ सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होंगे तो आपका इलास्टिसिटी कैसा होगा, ग्रेटर विल बी द इलास्टिसिटी, है ना। सो अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स का मतलब मोर इलास्टिक आपका यहाँ पे डिमांड मतलब इलास्टिसिटी होता है। ओके, यस, क्वेश्चन नंबर 86 कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया गया। ओके, फॉर्मूला क्या फाइंड आउट करना है तुमको, एमआर फाइंड आउट करने का है। देखो, व्हेन द आउटपुट इंक्रीजेस फ्रॉम 10 to 12 यूनिट्स, टीआर इंक्रीजेस फ्रॉम 300 to 330 यूनिट्स। तो एमआर क्या है, देखो एमआर का फॉर्मूला क्या होता है, एमआर इज इक्वल्स टू, देखो एमआर ऑफ एन इज इक्वल्स टू टीआर ऑफ एन माइनस टीआर ऑफ एन माइनस 1। सो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने का एमआर क्या करेंगे, 330 माइनस आपको करना पड़ेगा 300। ओके, तो कितना आ गया, 30 आ गया। अभी ये कितने यूनिट्स की बात कर रहा है, ये 2 यूनिट्स की बात कर रहा है, मतलब क्या करना पड़ेगा, 30 डिवाइड बाई 2, 15 इसका आंसर निकल जाएगा, राइट। ऐसे भी निकाल सकते हो, या फिर चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी करके भी इसका आंसर निकल सकता है। तो क्या करेंगे, 30 डिवाइडेड बाई 2, वैसे भी वही आएगा, आंसर 15 ही आना है। कहाँ बोला है सर फॉर्मूला, पेज नंबर 4.9 के ऊपर आपको ये फॉर्मूला दिया हुआ है। फटाफट मैं तुमको फॉर्मूला भी दिखा रहा हूँ, चलो आ जाते हैं फॉर्मूले के ऊपर, है ना। यस, देखो फॉर्मूला दिया है, mr is equals to change in tr divided by change in quantity and mr n is equals to tr of n minus tr of n minus 1। कोई भी फॉर्मूला लगाओ, आंसर आपका क्या है, 15 ही आना है। क्वेश्चन नंबर 87, डैश इज एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन क्या है, पेज नंबर 2.16 के ऊपर आपको इसका आंसर दिया है, वहां पे चलते हैं। एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड दैट इज कॉन्स्पिशियस गुड्स, गिफन गुड्स, है ना। तो गिफन गुड्स आपका यहाँ पे आंसर है, दैट इज एस, सी इज योर गिफन गुड्स, इज योर एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, है ना। नेक्स्ट देखो, द सेकंड स्टेज ऑफ द लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल इज, सेकंड स्टेज ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, देखो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल कैसा होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, या डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल अपन इसको बोल सकते हैं। तो सेकंड स्टेज क्या है आपका, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल वाला होता है ना। यस, कहां बोला है सर, पेज नंबर 3.28 के ऊपर आपको ये चीज दी हुई है ना। यस, देखो दैट इज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, है ना। यस, चलो नेक्स्ट, नेशनलाइजेशन मतलब क्या है सर, नेशनलाइजेशन मतलब ये सेम क्वेश्चन ऑलरेडी एमटीपी नंबर 4 में आ चुका है ना। एमटीपी नंबर 4 के अंदर आपको ये जो सवाल का जवाब है ऑलरेडी मिल चुका है, पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 87 वहां पे भी अवेलेबल था। ओके, तो ऑलरेडी ये सवाल हो चुका है, तो फिर से रिपीट नहीं कर रहे है ना। सिंपल क्या है, द टेकिंग ऑफ कंट्रोल, फुल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बाय द फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर बाय द गवर्नमेंट, जब सरकार प्राइवेट सेक्टर सब चीजें छीन लेगा तो उसको क्या बोलते हैं अपन, नेशनलाइजेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, ह्यूज सेलिंग कॉस्ट कौन से मार्केट के अंदर होता है, चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 3 का सवाल है कि ह्यूज सेलिंग कॉस्ट आपके मोनोपोली मार्केट के अंदर होता है। ओके, यस, नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइस सीलिंग, सीलिंग मतलब क्या होता है, जो आपके छत होती है ना, छत, उसको अपन सीलिंग बोलते हैं, है ना। सो मैक्सिमम प्राइस जब आप चार्ज, कितना चार्ज करोगे ये आपने डिसाइड कर लिया, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्राइस सीलिंग बोलते हैं। चैप्टर नंबर 7 के अंदर आपको ये समझ में आएगा जब अपन एमएसपी की बातें पढ़ते हैं तब, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली लॉन्च मेक इन इंडिया प्रोग्राम, सो इसके पीछे एग्रीगेट डिमांड पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। सो मेक इन इंडिया से एग्रीगेट डिमांड जो बिल्कुल भी क्या होने वाला, बढ़ने वाला है। कहाँ बोला है सर, पेज नंबर 10.24, है ना, चैप्टर नंबर 10 के अंदर अपन ये बात कर रहे है। ओके, चलो फटाफट चैप्टर नंबर 10 के अंदर आओ, देखो क्या बोला है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट, यानी कि प्रोक्योरमेंट मेड इन इंडिया अगर आप करते हो तो इससे क्या होगा, लोकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का डिमांड बढ़ जाएगा, है ना। इससे आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बूस्ट मिलने वाला है। सो देयर इज लाइकली टू इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड। यस, क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज इन्फ्लेशन, देखो किससे इन्फ्लेशन नहीं होता, अगर फाइनेंशियल फैसिलिटी इजीली अवेलेबल हो जाएगी तो इन्फ्लेशन होगा क्या, यस बिल्कुल भी होगा। ब्लैक मनी बढ़ जाएगा तो इन्फ्लेशन होगा क्या, यस बिल्कुल भी होगा। हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा क्या, यस बिल्कुल भी बढ़ेगा। लेकिन अगर सरकार अगर अपना खर्चा कम कर दे तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ता नहीं है, उल्टा इससे इन्फ्लेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका बिल्कुल भी सही है। PSUs आर मेनली ड्रिवन बाय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, किस लिए चलती है, सोशल वेलफेयर के लिए चलती है। चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 3 से पॉइंट बिलोंग करता है। अगेन, हु आर नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री, किसको नॉर्मल रेसिडेंट मानते हैं, देखो चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 1 का सवाल है, पेज नंबर 6.7। एक्चुअली इसका कोई डेफिनेशन डायरेक्टली इन्होंने दिया नहीं है, बस इन्होंने कई बार ये वर्ड यूज किया है कि जब भी अपन जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो अपने को नॉर्मल रेसिडेंट्स का जो भी इनकम है, उन्होंने जो भी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं उसको अपने को इंक्लूड करना है, राइट। इट इज द टोटल इनकम अर्न्ड बाय द नेशनल परमानेंट नेशंस परमानेंट रेसिडेंट, जिसको अपन नेशनल्स बोलते हैं ना। ऐसे पर्सन जो क्या करते हैं, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है विद इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइंग इन दैट कंट्री, उसको अपन नॉर्मल रेसिडेंट्स बोलते हैं। अगेन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 है ना, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान दो क्या बोल रहा हूं मैं। देखो अगर किसी कंट्री का इन्वेस्टमेंट जो है वो 100 करोड़ से बढ़ जाता है और उसका कंजम्पशन फंक्शन दिया है दैट इज c इज इक्वल्स टू 10 + 0.6y, आपको बताना है कि उसकी इनकम कितने से बढ़ने वाली है। अगेन यहाँ पे जो सवाल का जवाब आईसीआई ने दिया बिल्कुल भी गलत है। अपन यहाँ पे डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझ के लेंगे यहाँ पे क्या अपने को यूज करने का है। देखो अगेन यहाँ पे आपको जो यूज करना है दैट इज फॉर्मूला ऑफ योर के, है ना, के का फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है। अभी देखो कंजम्पशन फंक्शन क्या दिया, 10 + 0.6y, है ना, c इज इक्वल्स टू 10 + 0.6y। तो ये जो 0.6 है ना, दिस 0.6 इज नथिंग बट व्हाट, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कि अगर आप 1 रुपया कमाते हो तो उससे 0.6 आप क्या करने वाले हो, खर्चा करने वाले हो, है ना, दैट इज मल्टीप्लायर विद इनकम, y से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या हो गया आपका प्रोपोर्शनेट खर्चा, क्या होगा वो हो गया, है ना। k का फॉर्मूला क्या बोलता है, k इज 1 / 1 माइनस MPC, है ना। अभी 1 / 1 माइनस अगर मैं 0.6 करूंगा क्या हो गया, 1 / 0.4, तो इसका आंसर क्या होता है, दैट इज योर 2.5, यानी कि मेरा k क्या है, k इज माय 2.5, है ना। अभी k का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज चेंज इन इनकम डिवाइड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अभी मुझे इन्वेस्टमेंट का चेंज दिया है 100 करोड़, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मेरे इनकम में कितना चेंज है। इसका मतलब क्या है, चेंज इन इनकम इज इक्वल्स टू k इंटू, क्या मैं चेंज इन इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ क्या, यस बिल्कुल भी कर सकता हूँ। k क्या है मेरा, k इज माई 2.5 और चेंज इन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कितना है 100 करोड़, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आ गया 250 करोड़। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल भी सही है। बट आईसीआई ने यहाँ पे दिया दैट इज 150, तो ये क्या है, बिल्कुल भी गलत है। हाउ मच इंक्रीज विल देयर टेक प्लेस इन इनकम, दैट इज नॉट 150, इट विल बी 250, आपका इनकम 250 से बढ़ने वाला है। ओके, यस, क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स आरबीआई नॉर्मली रिसोर्ट्स फॉर मैनेजिंग द इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। कौन सा ऐसा पॉलिसी है जिससे आरबीआई इन्फ्लेशन को मैनेज करता है, सो दैट इज योर रेपो रेट, ऐसा पॉलिसी है जिससे अपन इन्फ्लेशन को मैनेज करने की बात कर रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 98 क्या बोला है, देखो एक केमिकल फैक्ट्री है जिनको फुल इन्फॉर्मेशन है कि भाई उनके प्रोडक्ट में रिस्क है बट वो फिर भी अपने प्रोडक्ट को बेचे जा रहे हैं। मतलब अगेन किसी के पास कुछ इन्फॉर्मेशन ज्यादा है तो किसी के पास कुछ कम है। ये क्या होता है, ये चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 2 में बोला है कि ये होता है आपका असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, जहां पे बायर एंड सेलर के पास में सेम इन्फॉर्मेशन है क्या, नहीं है, कहीं ना कहीं उसका बिल्कुल भी क्या है, लैक अवेलेबल है, दैट इज असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। अगेन क्वेश्चन नंबर 99 गलत दिया है आईसीआई ने, क्या बोला है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल टैक्सेस अमंग द स्टेट्स फॉर 2021 से 26 पीरियड के लिए, है ना। चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 1 का सवाल है, पेज नंबर 7.17 के ऊपर आपको इसका आंसर दिखाई देगा। ओके चलो देखो क्या बोला है, क्राइटेरिया फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल टैक्सेस क्या है, 3 क्राइटेरिया इन्होंने यहाँ पे अपने को बोले। देखो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी है, एंड टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स है। ये 3 यहाँ पे इसके क्राइटेरियाज है ना। सो इंफ्रास्ट्रक्चर परफॉर्मेंस है क्या, नहीं है। फिजिकल फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी है क्या, यस है। टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स है क्या, यस है। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है क्या, यस है, बिल्कुल भी यहाँ पे डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है, तीनों भी पॉइंट्स अवेलेबल है। क्या नहीं है, विच इज नॉट अ क्राइटेरिया, इंफ्रास्ट्रक्चर परफॉर्मेंस उसका क्राइटेरिया नहीं है, ये करेक्ट आंसर है। बट आईसीआई ने अगेन यहाँ पे गलत करके इसको दे दिया टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स, जो बिल्कुल भी गलत है। अच्छा ये सेम क्वेश्चन आईसीआई ने अपने मॉड्यूल में भी दिया है, पेज नंबर 7.22 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 18, वहां पे आप जाके देखो, इसका आंसर जो बनता है दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर परफॉर्मेंस। बट यहाँ पे उन्होंने क्या किया, ऑप्शन स्विच कर दिए, और ऑप्शन स्विच कर दिया लेकिन पीछे आंसर बदलना क्या हो गए, भूल गए। तो टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स आंसर गलत है जो आईसीआई ने दिया है। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट यहाँ पे, राइट, ये आपको चेंज करना है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, है ना। चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 का सवाल है, आपको कैलकुलेट करना है व्हाट इज योर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है, अगेन चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू प्राइस डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस। इसको करोगे तो आपका अगेन जो है वो यहाँ पे इलास्टिसिटी जो है वो सप्लाई का निकल जाएगा ना। देखो अभी क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो 2500 से कितना हो गया 3000। अभी ये रुपीज दिया, ये रुपीज होना चाहिए क्या, नहीं, गलत है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक है अगेन आईसीआई का। यहाँ पे कितना हो गया चेंज इन क्वांटिटी 500, ओरिजिनल क्वांटिटी कितना है 2500, है ना। व्हाट इज चेंज इन प्राइस, देखो 2000 से कितना हो गया 2100, है ना। मतलब टोटल ओरिजिनली कितना था, ओरिजिनली 2000 था, है ना। चेंज कितना है 100। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो देखो ऐसे 0 0 कट हो गए, 5 5 25 हो गया, है ना। तो क्या बचा 20 डिवाइडेड बाय 5, 20 डिवाइडेड 5 करके आंसर क्या आएगा 4। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका बिल्कुल भी सही बन जाता है, राइट, यस। चलो सो 1 मिनट 3 सेकंड के अंदर अपना जो ये पूरा जो एमटीबी है, एमटीबी नंबर 6 सॉल्व हो चुका है। 100 क्वेश्चंस वो भी अपन ने 63 मिनट्स के अंदर देख लिए है ना। जो मेरा टारगेट था 60 मिनट्स का अपन ने यहाँ पे कवर कर लिया है। आई होप आप लोगों को सभी क्वेश्चंस अच्छे से डिटेल में समझ में आए हैं। सारे ही गलत जो आईसीआई के आंसर है वो भी आपको समझ में आए कि क्यों गलत आईसीआई ने यहाँ पे दे दिया या सही आंसर क्या है।
ओके, आई होप अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, क्योंकि आपसे आपके जो कमेंट है ना वो मुझे मोटिवेशन देता है। और ये वीडियो जरूर आपके दोस्तों के साथ में शेयर करो, उनकी भी पढ़ाई होनी चाहिए। और अगर आपको मेरे क्लासेस बाय करने हैं तो बिल्कुल आप बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है नंबर। ओके, तो वहां भी आप बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यस, चलो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में अगले एमटीबी के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।